नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं और प्रत्येक दिन 5 टॉपिक के साथ आते हैं और फिर उससे 5 प्रश्न तैयार करके उसका समाधान करते हैं। एपिसोड 81 तक पहुंच चुके हैं। जो लोग पिछला जितने भी लेक्चर हैं नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आपको 1 से 81 तक वहां रखा हुआ है, आप सभी को देख सकते हैं। तो जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक है एक भी नहीं छूटेगा आपको, क्योंकि प्रत्येक दिन हम लोग 5-5 जो भी आज आएगा आज ही उसको पढ़ लेते हैं। तो एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिए। अब यहां पर चलते हैं आज के पहले टॉपिक, पहले प्रश्न के साथ। वैश्विक महामारी संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको कहा गया है विचार करने के लिए। अब देखिए, जिस तरह से कोरोना महामारी आया उसके बाद ये सब चीजें जो है ना दुनिया भर के देशों के लिए आवश्यक हो गया। अब यहाँ क्या क्या बातें कहा गया है उससे पहले देखिए, पूछा गया है कौन सही है, कौन सा कथन। पहला, यह महामारी की रोकथाम, तैयारी और समुचित प्रक्रिया देने पर केंद्रित एक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। महामारी को पेंडेमिक ये दिया जाता है तो उसके रोकथाम, तैयारी और समुचित प्रक्रिया देने की बात किया गया है। संधि के प्रावधान देशों पर कानूनी रूप से कहा गया है कि बाध्यकारी नहीं है। देखेंगे क्या होता है। और संधि के प्रस्ताव को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्थापित अंतर सरकारी वार्ता निकाय द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। ये बातें यहां पर 3 स्टेटमेंट आपके लिए कहा गया। अब एक एक करके सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, महामारी संधि का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले इसे समझना होगा। जिस तरह से कोरोना महामारी आया और आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में एक तरह से लॉकडाउन लग गया है ना, और किस तरह से अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ, कितने सारे लोग मरे, तो जान माल की क्षति हुई है। इन सब चीजों को देखते हुए भविष्य में महामारी का कैसे रोकथाम किया जाए, महामारी आ जाता है तो रिस्पांस कैसे करना है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, इन सब चीजों के लिए एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क का निर्माण करता है। ठीक है। और दूसरी बात, यहां पर एक बात समझिए, महामारी संधि जो होगा देशों को कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान को पालन करने के लिए प्रेरित करेगा, ताकि एक मजबूत और प्रभावी वैश्विक प्रक्रिया जो है सुनिश्चित किया जा सके। यहां पर यह कहा गया कि बाध्यकारी नहीं है, यह गलत है। बाध्यकारी करने की बात की जाएगी तो यह स्टेटमेंट सही है और यह स्टेटमेंट जो है गलत हो गया, क्योंकि यह बाध्यकारी हो गया। और यहां पर जो है WHO को लेकर के बात किया गया है कि संधि को WHO द्वारा जो स्थापित अंतर सरकारी वार्ता निकाय है वह अंतिम रूप दिया गया है इसके द्वारा, यह भी सही है। तो कुल मिलाकर के यहां से कौन सा कथन सही कहा गया था, 1 और 3 बी विकल्प जो है वह सही है। मामला समझ में आ गया। आगे बढ़ जाएं, दूसरे प्रश्न पर चले। मसाई जनजाति, ये जो है ट्राइबल्स ग्रुप की बात किया गया। एसटी मसाई जनजाति है ना, अगर मतलब भारत के संदर्भ में देखा जाए तो शेड्यूल्ड ट्राइब जिसको यहां पर कहा जाता है, यानी कि आप वैश्विक स्तर पर जो ट्राइबल ग्रुप्स जिसे कहते हैं उसे समझिए। तो मसाई जनजाति के संदर्भ में कुछ कथन दिया गया है और कहा गया है कि कौन सा कथन सही है। ध्यान रखना है, मसाई जनजाति जो है कुछ समय से चर्चा में रहा है, इसीलिए इसको आप 5 स्टार लगा के चलिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अब क्या कहा जाता है, यह पश्चिमी एशिया में, इसके लोकेशन की बात की गई है, निवास करने वाला जनजातीय समूह है। देखेंगे, बोमा नामक बस्तियों में रहते हैं जो कांटेदार झाड़ियों एवं लकड़ियों से बनी और घिरी होती है, यह भी देखेंगे। इनके आहार में कच्चा मांस, दूध, शहद व मवेशियों का रक्त शामिल होता है। ठीक है। अब यहां पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इसके आधार पर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो कहा गया है कि मसाई जो ट्राइब है वह पश्चिम एशिया में निवास करने वाला ट्राइब है। देखिए, दरअसल मसाई जो ट्राइबल्स ग्रुप होता है यह पश्चिम एशिया में निवास नहीं करता है, बल्कि यह अफ्रीका में, देखेंगे अफ्रीका के पूर्वी भाग की चर्चा करेंगे, विशेष रूप से केन्या में और तंजानिया में ये निवास करते हैं। और दूसरी बात, मसाई जनजाति के लोग जो है बोमा नामक बस्तियों में रहते हैं, जो निश्चित तौर पर यहाँ कहा भी गया है कि कांटेदार झाड़ियों और लकड़ियों से घिरी होती है। इनके जो बस्ती के अलावा इनके जो खान पान होता है उसको लेकर के बहुत चर्चा आता है, और खान पान में कहा गया है कि ये कच्चा मांस आज के तारीख में भी खाते हैं, दूध हो गया, शहद हो गया, और सबसे अहम क्या होता है, मवेशियों का रक्त, जो पशु होता है, पशु का शिकार तो किया ही, उसका कच्चा मांस तो खा ही गया और उसके रक्त को पी जाते हैं, इसके लिए ये बड़े चर्चे में रहते हैं। इसलिए तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि केनिया या तंजानिया का क्षेत्र होना चाहिए, अफ्रीका का पूर्वी भाग होना चाहिए, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट जो है वह सही होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहां अगर हम देखेंगे तो 2 और 3 सही है, तो सी विकल्प के साथ चलेंगे, 2 और 3 सही है। चलिए तीसरे पर चले। भारतीय कपास निगम CCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह
वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत एक मिनी रत्न उपक्रम है। मिनी रत्न समझते हैं ना, क्या समझते हैं मिनी रत्न के विषय में, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। इसकी स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होता है तो कई तरह के प्रावधान है, जैसे कि भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 भी है, उसके बाद सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम जो है 1860 है, जिससे एनजीओ वगैरह रजिस्टर होता है, उसको लेकर के यहाँ पर बात किया गया है। अब पहली चीजें देखिए, यह वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत मिनी रत्न उपकरण क्या ये है, तो निश्चित तौर पर भारतीय कपास निगम वस्त्र मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, यानी कि ये तो सही हो गया। यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र का भी ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर है तो इसलिए कहा जा रहा है। और इसकी स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 से नहीं, देखना है इस बात को कि कोई भी कंपनी होता है, ज्यादातर इसको नेचर को समझने के लिए जो एनजीओ वगैरह रजिस्टर होता है ना, वह ज्यादातर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत होगा। लेकिन जो कंपनी मुख्य रूप से आप देखेंगे वह किससे होगा, तो वह कंपनी एक्ट से होगा। और कंपनी एक्ट पूरा क्या होता है, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956। तो यहां पर ये जो है गलत हो गया, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, कंपनी एक्ट होना चाहिए। ए विकल्प के साथ चलेंगे, केवल एक जो है वही सही होगा। चौथे पर आ जाए, हाल ही में खबरों में रहा K218B निम्नलिखित में से क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, चर्चा में रहा है, आज ही चर्चा में रहा है, बल्कि 5 स्टार लगा दीजिए। साइंस टेक में स्पेस साइंस के विषय में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित ये प्रश्न है, यहां से आ सकता है। उल्कापिंड, ब्लैक होल, आकाशगंगा, एक्सो प्लैनेट, ये 4 यहां पर आपसे कहा गया है। K218B, देखिए K218B जो है वह एक्सो प्लैनेट है। अब एक्सो प्लैनेट कहने का क्या तात्पर्य हो गया, पृथ्वी के सौर मंडल से बाहर स्थित एक ग्रह है, इसीलिए एक्सो प्लैनेट हम कहते हैं। समझ रहे हैं ना, हमारे सौर मंडल से, पृथ्वी के सौर मंडल से बाहर का ग्रह होगा। अब ये इसमें एक चीज ये पूछा जा सकता है कि फिर अगर इस तरह की स्थिति है तो पृथ्वी से इसकी दूरी क्या होगा। आप जानते हैं, आपने प्रकाश वर्ष पढ़ा होगा, लाइट ईयर, तो अगर इसकी बात करें तो लगभग 120 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। कहीं कहीं आपको 124 भी, चूंकि आप देखेंगे अभी द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में काफी इस पर आ रहा है खबर, तो ये 124 भी लिखा होगा, कहीं पर 123 भी। आप ऐसे मान के चलो 120 से 124 के आसपास जो है प्रकाश वर्ष दूर ये स्थित है। और जो है K218 नामक तारे जो हैं इसकी क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो यह यहां पर ध्यान रखना है, यह क्या हो जाएगा, एक्सो प्लैनेट हो जाएगा, ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRBs के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इकोनॉमी का टॉपिक है, सही है कौन से कथन, इसकी स्थापना RRB अधिनियम 1976 के तहत जो है वह की जाती है। चलिए एक बात यहां पर हमें एक्ट पता चला गया, और इसके विनियमन की बात की गई है। रेगुलेशन कौन करता है, क्या वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, ये दो चीजें यहां पर है। देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि RRBs की स्थापना जो है RRB अधिनियम 1976 के तहत ही किया गया है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा यहां पर क्या कहा गया है कि इसका विनियमन, रेगुलेशन, वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, तो यह भी सही है, हम सब जानते हैं रिजर्व बैंक ही इसका देखता है। लेकिन एक स्टेटमेंट और बन सकता है इससे कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, शब्द पे ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में कौन रहेंगे, किसान रहेंगे, छोटे व्यवसायी रहेंगे, दस्तकार रहेंगे, मजदूर रहेंगे, इन तक वित्तीय समावेशन कैसे पहुंच सके, यानी कि बैंकिंग सेवा इनको कैसे उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई है। RBI रेगुलेशन करता है। मामला क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, यहां से आ सकता है ये सब चीजें। तो कुल मिला के कहा गया था, सही है कौन से कथन, दोनों ही सही है। सी विकल्प के साथ चलेंगे, 1 और 2 दोनों ही सही है। अब चलते हैं आज के प्रश्न पर, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। 4 यहां पर विकल्प दिख रहा है, 4 में से आप जानते हैं कोई एक सही होगा। जो भी आपको सही लगता हो उसका जवाब ढूंढ करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं देखते रहता हूं आप में से अधिकांशतः लोग सही जवाब लिख रहे हैं। इस प्रक्रिया को आगे भी जारी रखिए। अब एग्जाम के लिए काफी कम समय बचा है, तो रिवीजन पर ज्यादातर फोकस कीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।